जमुना नदी के किनारे मथुरा नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक बहुत ही खूबसूरत पुत्री थी जिसका नाम मालती था। जब मालती विवाह के योग्य हुई तो उसके माँ बाप और उसका भाई उसकी शादी की चिंता में लग गए। वो चाहते थे कि किसी योग्य लड़के से उसका विवाह हो। एक दिन वो ब्राह्मण अपने किसी जजमान की शादी में गया हुआ था। उसका बेटा शहर गया हुआ था पढ़ने। पीछे से उनके घर पे एक लड़का आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के से बातचीत करती है। वो लड़का इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था कि मन ही मन इस बात को तय कर लेती है कि अपनी पुत्री का विवाह तो वो इसी लड़के से कराएंगे। उसको वचन दे देती है। शादी में गया हुआ ब्राह्मण भी एक लड़के से मिलता है, उससे बातचीत करता है और उस लड़के को वचन दे देता है कि वो अपनी पुत्री का विवाह वो उसी से कराएंगे। शहर गया हुआ मालती का भाई अपने एक सहपाठी को वचन दे बैठता है कि वो मालती का विवाह उससे कराएंगे। अब ये कैसी विडंबना है। लड़की एक और वर तीन। जब सबको इस स्थिति का पता पड़ता है तो सब आपस में लड़ने लगते हैं। पहला लड़का कहता है कि शादी मैं करूंगा, दूसरा लड़का कहता है मैं विवाह करूंगा, तीसरा लड़का कहता है मालती से फेरे तो भाई मैं खाऊंगा। तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और इस लड़ाई में मालती बेचारी परेशान हो जाती है, क्योंकि तीन लोगों से तो शादी हो नहीं सकती। एक को चुनना है और दो को छोड़ना है। अगर दो को छोड़े तो परेशानी, क्योंकि कोई छोड़ने लायक है नहीं। तीनों एक से बढ़कर एक है, तीनों एक से बढ़कर एक, समझदार है, ज्ञानी है। वो लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में मालती परेशान है और इस परेशानी में मालती आत्महत्या कर लेती है। सब लोग दुखी हो जाते हैं, तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। मालती का अंतिम संस्कार किया जाता है। पहला लड़का इतना दुखी होता है कि उसी शमशान में एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और उस शमशान में रहने लगता है। दूसरा लड़का थोड़ा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का है। वो सारी हड्डियों को इकट्ठा करता है और उसको संभाल के रखता है। उसको लगता है कि क्या पता कुछ सालों में विज्ञान कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसा मंत्र इजाद कर ले जिससे मरे हुए इंसान को वापस जीवित किया जा सकता है। तीसरा लड़का इतना दुखी है कि वो इस माया के संसार को, इस मोह के संसार को छोड़ के संन्यास ले लेता है। जंगल जंगल भटकने लगता है। उस अपनी यात्रा में उसको एक सन्यासी मिलता है। उस सन्यासी को पता है कि मरे हुए इंसान को कैसे जीवित करना है। तीसरा लड़का उसकी चाकरी में लग जाता है, 5-6 साल उसके साथ रहता है और वो तंत्र सीख लेता है। तंत्र सीख के वो वापस दौड़ता है मथुरा की तरफ। वो शमशान में पहुंचता है और पाता है कि उसके दोनों साथी वहीं पर है। वो बताता है कि वो तंत्र सीख के आया है। सारी हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। तीसरा लड़का मंत्र का जाप करने लगता है। वो तंत्र शुरू होता है और चलते 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 वो देखते हैं कि मालती वापस जिंदा हो जाती है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। तीनों लड़के उस पर मोहित हो जाते हैं। अब वो पुरुष बन गए हैं, तीनों पुरुष उस पे मोहित हो जाते हैं। फिर से लड़ने लगते हैं कि मैं शादी करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं फेरे खाऊंगा। इसी सारी लड़ाई में, इसी सारी परेशानी में विक्रमादित्य ये बात भूल जाता है कि बेताल ने एक शर्त रखी है। बेताल कहता है कि राजन, आपके ज्ञान का डंका पूरे देश में बजता है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दो कि उन तीनों पुरुषों में से मालती का पति बनने के योग्य कौन है। राजन, अगर आपके दिमाग में उत्तर आ गया, जवाब आ गया और आपने उत्तर नहीं दिया तो आप यहीं पर इसी क्षण भस्म हो जाएंगे। हाँ, अगर उत्तर नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब उत्तर कैसे ना आए? विक्रमादित्य तो ज्ञानी आदमी है, बुद्धिमान आदमी है। बुद्धिमान है लेकिन बुद्ध नहीं है। दिमाग को कंट्रोल कैसे करे ताकि उत्तर ना आए? बुद्धिमान है इसलिए उत्तर आ गया। विक्रमादित्य सोचता है कि उत्तर नहीं दूंगा तो अभी यहां भस्म हो जाऊंगा, इससे अच्छा बोल ही देता हूं। विक्रमादित्य कहता है कि पहला पुरुष जिसने जिसने वो सारे मंत्र, वो तंत्र करके उस लड़की को पुनर्जीवित किया, उसको जीवन दान दिया, वो तो पिता के समान है, पिता तुल्य है, उससे विवाह नहीं हो सकता। दूसरा पुरुष जिसने वो सारी हड्डियों को संभाल के रखा था, जिसने सहेज कर रखा था सब कुछ, जो हर रोज उसको धुलाता था, उसको धोता था, जिसने सेवा की है, वो तो पुत्र के समान है, पुत्र से विवाह नहीं हो सकता। प्रेमी तो वो है जो धूनी रमाता हो, जो शमशान में रहता हो, जो जो भस्मी से नहाता हो, जो ना कहीं आता हो, जो ना कहीं जाता हो। असली प्रेमी तो वो है। विक्रमादित्य का ये बोलना हुआ कि बेताल फिर से हवा में उड़ा और उड़ के जाके उस बरगद के पेड़ के ऊपर लटक गया।
विक्रमादित्य ने अपना माथा पकड़ लिया। वो फिर से जाता है उस बरगद के पेड़ के ऊपर, अपनी तलवार से उसका फंदा काटता है, बेताल नीचे गिरता है, फिर से हंसने लगता है। विक्रम उसको अपने कंधे पर लाद कर फिर से तपस्वी की तरफ निकल जाता है। उस जंगल में सन्नाटा है। सन्नाटे को चीरते हुए बेताल की आवाज आती है कि राजन, रास्ता बहुत लंबा है, चुपचाप जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे, तो क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं।